यामिनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा ने जरूर कुछ ना कुछ बुरा तो देखा है युग बाबू के बारे में, तभी ये इतना घबराई हुई है। पर तारा ने ऐसा क्या देखा होगा जो वो इतना ज्यादा घबरा गई है। इसी बात के साथ यामिनी गहरी सोच में खो जाती है। वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि तारा ने ऐसा क्या देखा था युग का हाथ पकड़कर, कि उसकी कल्पना मात्र से तारा इतना ज्यादा डर रही थी। उस पल को याद करने में वो इतना ज्यादा घबरा रही थी, दर्द से कराहने लगी थी। इस तरफ कार्तिक पुजारी अपनी कुटिया के अंदर थे। कुटिया पूरी तनीज से बनी हुई थी और उसमें ही लकड़ी का एक दरवाजा लगा हुआ था। कार्तिक पुजारी जमीन पर बिछी कालीन के ऊपर बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। किताब काफी लंबी चौड़ी थी, जिसके पन्ने पीले मटमैले थे। उसके पन्नों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किताब काफी पुरानी थी। वो किताब काफी चौड़ी और मोटी थी, जो किसी ग्रंथ की तरह लग रही थी। कार्तिक पुजारी बड़े ही ध्यान से उस किताब को पढ़ रहे थे। उनका पूरा ध्यान उस किताब पर था। कार्तिक पुजारी अपनी उंगली एक एक लाइन पर फेरते हुए उस किताब को पढ़ते जा रहे थे और उसके पेज पलटाते जा रहे थे। कार्तिक पुजारी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस किताब के अंदर कुछ ढूंढ रहे हो। कार्तिक पुजारी उस किताब को पढ़ने में ही लगे हुए थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कार्तिक पुजारी का ध्यान भटक जाता है और वो दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। कोई अभी भी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर साफ समझ आ रहा था कि जो शख्स दरवाजे पर खड़ा हुआ था वो बहुत ही जल्दी में था। इस वजह से वो बार बार दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। उसे एक पल भी सब्र नहीं हो रहा था। कार्तिक पुजारी तुरंत अपनी जगह पर से उठते हैं और दरवाजा खोलने के लिए जाने लग जाते हैं। वो जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर काली पोशाक पहनकर एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसने अपने चेहरे को काले कपड़े से कवर करके रखा हुआ था। वो आदमी वैसी ही काली पोशाक पहना हुआ था जिस पोशाक में यामिनी की पीठ में एक काली पोशाक वाले आदमी ने क्रकट से वार किया था, जब यामिनी युग के साथ संभोग करने के बाद उसे मारने वाली थी। काला पोशाक वाला आदमी अकेला नहीं खड़ा था, उसके साथ एक और आदमी खड़ा हुआ था जो अपना चेहरा स्कार्फ से ढके हुए था, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कार्तिक पुजारी उस काली पोशाक वाले आदमी को वहां पर देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक घबराहट नजर आने लग जाती है। कार्तिक पुजारी घबराहट के साथ उस आदमी से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि जब तक मैं न बुलाऊं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना है। उन दोनों आदमियों में से कोई कार्तिक पुजारी से कुछ कहता, उससे पहले ही कार्तिक पुजारी बोल पड़ते हैं, पहले तुम दोनों अंदर आओ। कार्तिक पुजारी की ये बात कहते ही वो दोनों आदमी कुटिया के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो दोनों आदमी कुटिया के अंदर घुसते हैं, कार्तिक पुजारी तुरंत दरवाजा लगा देते हैं। कार्तिक पुजारी फिर उन दोनों आदमियों को बारी बारी देखते हुए उनसे पूछ बैठते हैं, अब बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? काली पोशाक वाला आदमी भारी आवाज में कहता है, आना जरूरी था पुजारी जी, वरना आपको तो पता ही है हम आपके बुलावे के बिना यहाँ पर कभी नहीं आते। जो करते हैं आपकी आज्ञा के बाद ही करते हैं। कार्तिक पुजारी खामोश खड़े रहते हैं। काली पोशाक वाला आदमी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, आप तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये काली बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको तो पता ही होगा ये काली बारिश कोई और नहीं, वो काला साया करवा रहा है, समस्त चीजों को अपने वश में करने के लिए। कार्तिक पुजारी कहते हैं, हाँ मुझे ज्ञात है, इस बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपा है। कहां पर क्या हलचल हो रही है मुझे सब कुछ पता है। काली पोशाक वाला आदमी पलटकर कहता है, तो फिर इसे रोकने का उपाय बताइए पुजारी जी, कैसे हम उस काले साए को रोक सकते हैं? कार्तिक पुजारी खामोश खड़े रहते हैं। काली पोशाक वाले आदमी को कुछ जवाब नहीं देते हैं। काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी से फिर पूछ बैठता है, आप खामोश क्यों खड़े हैं पुजारी जी? बताइए कैसे रोका जा सकता है उस काले साए को? कार्तिक पुजारी काली पोशाक वाले आदमी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ उस काले साए को कैसे रोका जा सकता है, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। जैसे ही वो दोनों आदमी कार्तिक पुजारी का जवाब सुनते हैं, दोनों एकदम खामोश हो जाते हैं। उन दोनों की आंखों में एक मायूसी नजर आने लग जाती है, जैसे कार्तिक पुजारी ने पहले जो उन्हें उपाय बताया हो वो उपाय वो दोनों बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो। काली पोशाक वाला आदमी हिचकिचाहट के साथ कार्तिक पुजारी से कहता है, आपको कोई और उपाय नहीं मिला पुजारी जी? कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं,
मुझे और कोई उपाय नहीं मिला। मुझे तो अब बस एक यही उपाय नजर आ रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं है। वो दोनों आदमी खामोश खड़े रहते हैं। कार्तिक पुजारी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों से पहले ही कह चुका हूँ, उस काले साए का अंत तारा और यामिनी की शक्ति के मिलन से ही हो सकता है। पर उस मिलन के लिए यामिनी का अभिशाप से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। बिना मुक्ति के तारा और यामिनी की शक्तियों का मिलन नहीं हो सकता है, न ही उस काले साए का अंत हो सकता है। वो दोनों ही आदमी बड़े गौर से कार्तिक पुजारी की सारी बातें सुन रहे थे। कार्तिक पुजारी उन दोनों आदमी को बारी बारी घूरते हुए अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं, और तुम दोनों को पता है कि यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। काली पोशाक वाले आदमी के बगल में जो आदमी खड़ा हुआ था वो झट से बोल पड़ता है, यामिनी के हाथों युग की मौत से। कार्तिक पुजारी कहते कुछ नहीं, बस अपनी नजरों से इशारा करते हुए हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। काली पोशाक वाला आदमी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से बोल पड़ता है, क्या और कोई रास्ता नहीं है पुजारी जी, यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने का? कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ कहते हैं, मैंने कहा ना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युग की मौत आवश्यक है यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। काली पोशाक वाला आदमी झट से पलट कर कहता है, पर पुजारी जी, हमारा मकसद तो युग को बचाना था ना, और आप अब उसी को यामिनी के हाथों मराने की बात कर रहे हैं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, हाँ, क्योंकि पहले युग को खतरा सिर्फ यामिनी से था, पर अब खतरा बदल गया है। खतरा सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है काले साए के रूप में। कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी को बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, पुजारी जी, क्या आपको उस काले साए के बारे में कुछ पता चला कि कौन है वो? कार्तिक पुजारी मायूसी के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने ग्रंथों में बहुत खोजने की कोशिश करी, पर कहीं भी उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस काले साए का अस्तित्व कब उजागर हुआ, वो कैसे बना। काली पोशाक वाला आदमी और उसके बगल में खड़ा आदमी दोनों खामोश रहते हैं। कार्तिक पुजारी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, खतरा बढ़ गया है। अब सिर्फ युग की जान को खतरा नहीं है, बल्कि सभी की जान को खतरा है उस काले साए से। युग को मरना होगा, वरना सभी लोग मर जाएंगे। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है, या तो युग को मरने दो या फिर उसको छोड़कर सबको मरने दो। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर वो दोनों आदमी खामोश पड़ जाते हैं। उन दोनों की आंखों के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे। उन दोनों के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल था कि क्या करें। कार्तिक पुजारी उन दोनों को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, पुरानी महागाथाओं में भी विजय प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को बलिदान देना पड़ता था, तभी विजय प्राप्त होती थी। और इस महागाथा में भी युग को बलिदान देना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त होगी, वरना समस्त संसार उस काले साए के अंधकार में डूब जाएगा। काली पोशाक वाले आदमी के बगल में खड़ा आदमी झट से बोल पड़ता है, हम इस संसार को अंधकार में डूबने नहीं देंगे। अगर अब युग के मरने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है तो वही सही। काली पोशाक वाला आदमी झट से बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, पर हम ऐसे कैसे युग को। काली पोशाक वाला आदमी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी उसे बीच में टोकते हुए बोलते हैं, वो सही बोल रहा है, हमें यही करना होगा। हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, युग को यामिनी के हाथों मरना ही होगा। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर काला पोशाक वाला आदमी खामोश हो जाता है। वो पलटकर कुछ नहीं कहता है। कार्तिक पुजारी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, उस अमावस्या की रात जब तुमने यामिनी की पीठ पर क्रकट से वार किया था, उससे पहले वो युग के साथ संभोग कर चुकी थी और उसका दिल सीने से निकालने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी, पर तभी तुमने यामिनी पर क्रकट से वार कर दिया था। अब अगर यामिनी को अपने अभिशाप से मुक्ति पाना है तो उसे संभोग की आवश्यकता नहीं है, बस महाडायन को भोग चढ़ाने की जरूरत है। काली पोशाक के बगल में खड़ा आदमी हैरानी के साथ पूछता है, भोग? कैसा भोग? कार्तिक पुजारी उस आदमी को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, जैसा कि हम सबको पता है, यामिनी को जो अभिशाप लगा था वो उसकी माँ से लगा था, और उसकी माँ को महाडायन ने अभिशाप दिया था कि हर अमावस्या पूर्णिमा की रात उसे किसी मर्द के साथ संभोग करना पड़ेगा और उसके दिल की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अमावस्या पूर्णिमा की रात शिकार के दिल की बलि चढ़ाने के बाद ही यक्षिणी का गुस्सा शांत होता था और वो डायन रूप से अपने असली रूप में आ पाती थी, क्योंकि जिस दिल की वो पूजा करके खाती थी उसका भोग सीधे महाडायन को लगता था।
तो अब यामिनी को भी अब बस युग के दिल का भोग चढ़ाना है। ऐसा करने पर उसे उसके अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी से तुरंत बोल पड़ता है, पर पुजारी जी, मुझे नहीं लगता यामिनी युग को अब मारेगी। पहले की बात कुछ और थी, पर अब कुछ और। अब यामिनी युग से प्यार करती है, इतना प्यार कि वो खुद मर जाएगी, पर युग को कभी मरने नहीं देगी। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ कहते हैं, यामिनी युग से प्यार करती है या नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, ना ही इस बात से कि यामिनी युग को खुद मारती है या फिर तुम लोग किसी तरह युग को उसके हाथों मरवा कर उसके दिल की बलि चढ़वाते हो। वो सब मैं नहीं जानता। मेरा काम था तुम्हें उस काले साए से हमेशा हमेशा के छुटकारे के लिए समाधान बताना। वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। अब उस समाधान को तुम अपनाते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। काली पोशाक वाला आदमी और उसके बगल में खड़ा आदमी दोनों खामोश खड़े रहते हैं। कार्तिक पुजारी से कुछ नहीं कहते हैं। कार्तिक पुजारी एक बार फिर बोल पड़ते हैं, अब फैसला तुम दोनों के हाथों में है। तुम्हें जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। वो काला साया इस काली बारिश के साथ प्रत्येक पल ताकतवर होते जा रहा है। काली पोशाक वाला आदमी कार्तिक पुजारी से कहता है, हम जल्दी कोई फैसला लेकर आपको बताते हैं पुजारी जी। कार्तिक पुजारी कुछ चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों का जो भी फैसला हो, तुम दोनों खुद उस पर अमल कर लेना। अब इतना भी वक्त नहीं बचा है कि तुम मुझे अपना फैसला सुनाने वापस आ सको। हो सकता है जब तक तुम दोनों फैसला लो तब तक पहले ही बहुत देर हो चुकी हो। वो दोनों आदमी खामोश खड़े रहते हैं। कार्तिक पुजारी की बात ने उन दोनों को ही डरा कर रख दिया था। ये डर उनकी आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था। कार्तिक पुजारी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, फैसला लेते वक्त मेरी एक बात अपने दिमाग में जरूर रखना, पृथ्वी लोक पर इंसानों का अस्तित्व रहेगा या नहीं, उसका फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। वो दोनों आदमी कार्तिक पुजारी की तरफ स्नेह के साथ देखते हुए उनके पैर पड़ते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगते हैं। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर चार्ली कुर्सी पर बैठा हुआ था। चार्ली के सामने ही टेबल पर समोसा और चाय रखी हुई थी। चार्ली चाय की हर एक चुस्की के बाद समोसा खाते जा रहा था और चाय पीते जा रहा था। वो एक कौर समोसे का खा रहा था तो एक घूंट चाय का पी रहा था। चार्ली समोसा खाते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये चैटर्जी सर अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने तो बहुत पहले ही इन्हें फोन कर दिया था। वो बोल भी रहे थे कि वो निकल चुके हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बताओ 2 घंटे हो गए अभी तक आए नहीं। पता नहीं कहां पर रह गए। ये चैटर्जी सर भी ना बहुत ही ढीले इंसान है, वक्त के पाबंद ही नहीं है। चार्ली चाय और समोसा खाते हुए खुद से बार बार यही सब बड़बड़ाते जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो काफी देर से चैटर्जी के आने का इंतजार कर रहा था, पर चैटर्जी अभी तक नहीं आया था। चार्ली समोसा खा ही रहा था कि तभी वहां पर चैटर्जी आ जाता है। जैसे ही चैटर्जी आता है, चार्ली कुर्सी पर से उठ जाता है। चार्ली समोसा खाते हुए ही चैटर्जी से पूछ पड़ता है, सर कहाँ रह गए थे आप? आने में बहुत देर कर दी। मुंह में समोसा होने के कारण चैटर्जी समझ ही नहीं पाता है कि चार्ली क्या बोल रहा था। चैटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा चार्ली तुमने? चार्ली अपनी बात दोहराते हुए कहता है, सर मैंने कहा कहाँ रह गए थे आप? बड़ी देर कर दी आने में। चैटर्जी को अभी भी चार्ली की बात समझ में नहीं आती है। चैटर्जी चार्ली पर गुस्सा करते हुए कहता है, चार्ली पहले ना तुम अपना ये समोसा खा लो, उसके बाद बोलो क्या बोल रहे हो। चार्ली चैटर्जी की ये बात कहते ही अपने मुंह का समोसा खत्म करता है और चैटर्जी से बोल पड़ता है, सर मैं पूछ रहा हूँ कहाँ रह गए थे आप? बड़ी देर कर दी आने में। चैटर्जी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो तो तुम देख ही रहे हो चार्ली की बाहर कितनी बारिश हो रही है। पास में ही जाम लगा हुआ था, वहीं फंस गया था, इसलिए देर हो गई। चार्ली अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, सर बाहर सिर्फ बारिश नहीं हो रही है, बल्कि काली बारिश हो रही है। इतना काला पानी आसमान से बरसते हुए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। सच में कलयुग चल रहा है सर, तभी तो काली बारिश हो रही है। ऊपर से एक पल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। चैटर्जी ने चार्ली को कुछ नहीं बताया था कि इतने दिनों से उसके वर्चस्विनी युग और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था। चार्ली अभी तक इन सब चीजों से अनजान था। उसे काले साए के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसके मन में बस यक्षिणी का खौफ बसा हुआ था। चार्ली चैटर्जी को घूरते हुए कहता है, सर आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? चैटर्जी पलट कर पूछता है, क्या लग रहा है तुम्हें चार्ली? चार्ली जवाब देता है, सर मुझे तो लगता है ये सब ना वो यक्षिणी कर रही है। ये काली बारिश वही करवा रही है अपनी काली शक्तियों से। चैटर्जी अच्छे से जानता था कि काली बारिश कराने के पीछे कौन था।
इसलिए वो चिढ़ते हुए चार्ली से कहता है, चार्ली तुम ना ये सब फालतू की बातें छोड़ो और ये बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर। चार्ली चटर्जी को घूरते हुए ही पूछता है, ये आप पूछ रहे हैं सर, मैंने आपको क्यों बुलाया है? चटर्जी चिढ़ते हुए चार्ली से पूछ पड़ता है, हाँ पूछ रहा हूँ मैं, अब तुमने मुझे बुलाया है चार्ली तो तुमसे ही पूछूंगा ना, किसी और से तो नहीं पूछूंगा ना। चार्ली चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सर आप भी ना कमाल करते हैं, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पुलिस स्टेशन में चार्ज संभालने वाला कोई नहीं है। वर्चस्विनी मैडम तो बहुत दिनों से छुट्टी पर है, ऊपर से कुछ दिनों से आप भी पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे। अब मैं यहाँ पर कब तक क्या क्या संभालूंगा, मुझसे तो ये डबल ड्यूटी नहीं हो पाएगी। चटर्जी हैरानी के साथ चार्ली से कहता है, डबल ड्यूटी? कैसी डबल ड्यूटी? तुम एक ड्यूटी ठीक से भी करते हो जो डबल ड्यूटी की बात कर रहे हो? दिन भर तो बस यहाँ पर बैठे रहते हो और कुछ ना कुछ खाते रहते हो और ड्यूटी की बात कर रहे हो। चार्ली शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। चटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, अब बताओगे भी कि मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया है या यूं ही मूर्ति बनकर खड़े रहोगे? चार्ली झट से पलटकर बोल पड़ता है, सर बताया तो पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालने के लिए, इसलिए बुलाया है आपको मैंने यहाँ पर। चटर्जी चार्ली को घूरते हुए कहता है, तुमने इस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? चार्ली हामी भरते हुए कहता है, हाँ सर और नहीं तो क्या, और किस काम के लिए बुलाऊंगा मैं आपको यहाँ पर? आप भी कब तक घर पर बैठकर आराम फरमाते रहेंगे और घर बैठे सरकारी पैसा खाते रहेंगे? कुछ काम भी करिए, कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, आपको कुछ खबर भी है? चटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, चार्ली तुम ना रह नहीं दो, मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर कितना काम है और कितना नहीं। कुछ मत बोलो मुझसे, कुछ देर अकेला छोड़ दो मुझे, एक तो वैसे ही मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से तुम अलग मुझे परेशान कर रहे हो। चार्ली चटर्जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और उसे घूरते हुए कहता है, हाँ सर आप परेशान तो लग रहे हैं, वरना आपकी ड्रेस में हमेशा प्रेस होती थी जो आज नहीं है। कुछ हुआ है क्या आपके साथ जो आप इतने परेशान हैं? क्या बात है बताइए मुझे। चटर्जी के मन में तो आता है कि वो चार्ली को सब कुछ बता दे कि इतने दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ था, पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि यक्षिणी का नाम मात्र सुनने से ही चार्ली की पैंट गीली हो जाया करती थी। अगर उसने चार्ली को उस काले साए के बारे में भी बता दिया तो उसके बारे में सुनकर पता नहीं चार्ली क्या कर बैठेगा, कहीं डर से ही उसकी मौत ना हो जाए। और अगर उसने काले साए की बात चार्ली को बता दी तो उसके पेट में ज्यादा देर ये बात रहने वाली नहीं थी, हवा में घुलकर ये बात लोगों तक पहुंच जाती, और अगर ऐसा होता तो लोगों के मन में और ज्यादा डर बैठ जाता। आधे से ज्यादा लोगों की मौत तो मात्र उस काले साए के डर से ही हो जाएगी, और ऐसा चटर्जी बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए वो चार्ली को उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताता है, ना ही इस बारे में कुछ बताता है कि इतने दिनों से उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो किन हालातों से गुजरा है। चार्ली चटर्जी को फिर टोकते हुए कहता है, सर कहाँ खो गए, बताइए ना क्यों परेशान हैं आप? चटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी ये फालतू की बातें और हरकतों से परेशान हूँ चार्ली मैं। तुम कुछ देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? मैंने कहा ना कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? चटर्जी का गुस्सा देखकर चार्ली चटर्जी से कुछ नहीं कहता है। टेबल के ऊपर एक और समोसा जो रखा हुआ था उसे उठाता है और वहां से जाने लग जाता है। चार्ली के जाते ही चटर्जी अपने कदम आगे बढ़ाता है और सीधे जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है जिस पर कुछ देर पहले चटर्जी बैठा हुआ था। चटर्जी परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये चार्ली भी ना, पता नहीं इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया, यहाँ काम तो है नहीं कुछ और इसे यहाँ पर काम नजर आ रहा है। कम से कम हवेली में रहता तो उस काले साए से छुटकारा कैसे पाना है, सबके साथ मिलकर उसके बारे में डिस्कशन तो कर सकता था। अब यहाँ पर बैठकर क्या करूं मैं? चटर्जी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में तारा का ख्याल आता है और वो फिर खुद से बड़बड़ा पड़ता है। ऊपर से तारा बेचारी वो बच्ची अलग अपने सपनों से परेशान है, पता नहीं उसको वैसे डरावने सपने क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ आजकल। चटर्जी तारा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में तारा का वो सपना आने लग जाता है जो तारा ने अपनी शक्तियों के उपयोग से सभी लोगों को दिखाया था, जिसमें काला साया मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा था और वो कब्र में से निकल रहे थे। उसे याद आता है कि उन कब्रों में से प्रशांत, मोनिका, उसके 4 साथी जो उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में मोनिका की लाश ढूंढते हुए गए थे, जिनकी उस काले साए ने बलि चढ़ा दी थी, उनकी लाशें भी उसी कब्र से निकल रही थी। एक एक करके चटर्जी की आंखों के सामने उन सब मरे हुए लोगों के चेहरे गुजरने लग जाते हैं जो कब्र में से निकल रहे थे। एक एक करके सब मरे हुए लोगों के चेहरे उसकी आंखों के सामने से गुजर ही रहे थे
कि तभी एक कब्र में से कमली भी निकलती है। जैसे ही चटर्जी की आंखों के सामने से कब्र में से निकलते हुए कमली का चेहरा गुजरता है, चटर्जी का मन वहीं पर आकर रुक जाता है। चटर्जी की आंखों के सामने से बार बार कमली का चेहरा कब्र में से निकलते हुए दिखाई देने लग जाता है। कमली का चेहरा चटर्जी की आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। चटर्जी कमली की लाश पर गौर करते हुए हड़बड़ाहट के साथ खुद से बोल पड़ता है, कमली की लाश उस कब्र में से कैसे निकल सकती है? जितना मुझे पता है उसकी लाश तो हमें रोंकामुचा घाट पर मिली थी और फिर वो सीधे पोस्टमार्टम के लिए गई थी। पोस्टमार्टम के बाद कुछ हफ्तों तक उस लाश पर किसी ने हक नहीं जताया था, तो उसे शमशान घाट भेज दिया गया था जलाने के लिए। अगर शमशान घाट में कमली की लाश जल चुकी थी तो फिर वो तारा के सपने में कब्र में से कैसे निकल सकती है? चटर्जी के दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी। उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। ये बात उसके दिमाग में आने के साथ साथ बार बार उसकी आंखों के सामने कमली का कब्र में से निकलता हुआ चेहरा आ रहा था। चटर्जी तुरंत चार्ली को आवाज लगाता है, चार्ली, चार्ली। चार्ली तुरंत बाहर से भागते हुए अंदर आता है। इस वक्त चार्ली के हाथ में जलेबी थी जो वो खा रहा था। चार्ली जलेबी खाते हुए कहता है, हाँ सर, कहिए। चटर्जी कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली जलेबी आगे करते हुए चटर्जी से कहता है, सर आप जलेबी खाओगे? चटर्जी चिढ़ते हुए कहता है, जलेबी छोड़ो चार्ली और मुझे ये बताओ, कमली की लाश जो हमें रोंकामुचा घाट पर मिली थी वो जला दी गई थी ना? चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, कमली? कौन कमली सर? चटर्जी चार्ली पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम कमली को भूल गए क्या चार्ली? चार्ली कुछ नहीं कहता है, बस अपना सिर खुजाते रहता है। चटर्जी चार्ली को कमली के बारे में बताते हुए कहता है, अरे वही कमली जिसके साथ सुदेश रंगरलिया बनाता था, वो कमली जो अपने देह का व्यापार करती थी खर्चा चलाने के लिए। चटर्जी जैसे ये बात बोलता है, चार्ली को तुरंत कमली के बारे में याद आ जाता है और वो झट से हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अच्छा वो कमली की बात कर रहे हैं आप? चटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली, मैं उसी कमली की बात कर रहा हूँ। उसकी लाश को जला दिया गया था ना? चार्ली उस बारे में याद करते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ सर, जब किसी ने उसकी लाश पर हक नहीं जताया था तो उसे जलाने के लिए शमशान घाट भेज दिया गया था। आपने ही तो बोला था कि उसकी लाश को जला दो ताकि उसे इस जन्म से मुक्ति मिल सके। चटर्जी चार्ली को घूरते हुए कहता है, उसकी लाश को पक्का जला दिया गया था ना? चार्ली यूं ही बोल पड़ता है, हाँ सर, जला ही दिया होगा डोम राजा ने उसके शव को। चटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, डोम राजा? अब ये डोम राजा कौन है? चार्ली बड़े ही चाव के साथ जवाब देता है, अरे सर, शव का दाह संस्कार करने वाले आदमी को डोम राजा ही तो कहते हैं। चटर्जी गुस्से के साथ कहता है, पक्का तुम्हारे उस डोम राजा ने कमली की लाश को जला दिया था ना? चार्ली? जब चटर्जी फिर से चार्ली से वही सवाल करता है तो चार्ली भी आशंका में पड़ जाता है और वो कुछ जवाब नहीं दे पाता है। चटर्जी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, एक काम करो, तुम्हारे उस डोम राजा को फोन करो और उससे पूछो उसने कमली की लाश को जलाया था या नहीं। चार्ली पलट कर कहता है, सर, अब मुझे उस डोम राजा से रोज थोड़ी काम पड़ता है जो मेरे पास उसका नंबर होगा। चटर्जी हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? उसका फोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास? तो फिर एक काम करो, चलो तुम मेरे साथ। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, चलूं पर कहां सर? चटर्जी जवाब देता है, उस शमशान घाट जहां पर कमली की लाश को जलाया गया था। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, शमशान घाट पर क्यों सर? चटर्जी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये पता लगाने कि तुम्हारे उस डोम के राजा ने कमली के शव का दाह संस्कार किया था या नहीं। चार्ली मुंह बनाते हुए चटर्जी से पूछता है, पर सर, आप ये पता करके क्या करेंगे कि कमली के शव का दाह संस्कार हुआ था या नहीं? अब उस कमली के शव का जो होना था वो तो हो चुका ना, और जितना मुझे लगता है अब कमली के शव को जब दाह संस्कार के लिए शमशान घाट भेजा गया था तो जाहिर सी बात है उसके शव का दाह संस्कार हो ही गया होगा। चटर्जी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, चार्ली, तुम ये सवाल पर सवाल पूछना बंद करोगे? मेरे साथ उस शमशान घाट पर चलोगे या नहीं, या फिर मैं अकेला वहां पर चले जाऊं? चार्ली समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो उसे चटर्जी की बात माननी ही पड़ेगी, इसलिए वो तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं सर, आप अकेले वहां पर मत जाइए, मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ। मैं तो आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूँ। अगले ही पल चटर्जी और चार्ली शमशान घाट जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी से मिलने जा रही हो। वो बड़ी ही हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी।
यामिनी के माथे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहती है, मैं रात में भी अभिमन्यु से बात नहीं कर पाई। पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। शायद वो अब लौट आया होगा। अब मुझे अभिमन्यु से उस बारे में बात करनी ही होगी। अब वही है जो मेरी मदद कर सकता है उस काले साए के बारे में पता लगाने में। यही सब बड़बड़ाते हुए यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। यामिनी को पक्का भरोसा था कि अभिमन्यु उसे डायना के कमरे में ही मिलेगा, इसलिए वो सीधे डायना के कमरे की तरफ ही जा रही थी। जब यामिनी डायना के कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि डायना के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए यामिनी तुरंत कमरे के अंदर घुस जाती है। जब वो कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है कि कमरे के अंदर डायना बेड पर ही लेटी हुई थी। डायना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो, जिस कारण वो आराम फरमा रही थी। यामिनी को देखकर डायना तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाती है। यामिनी हैरानी के साथ डायना से पूछती है, डायना तुम ठीक तो हो ना? डायना उठकर बैठते हुए जवाब देती है, हाँ यामिनी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? यामिनी डायना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए घूरते हुए कहती है, तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम ठीक हो। ये चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल, ये तो एक डायन के कमजोर होने की निशानी है। यामिनी डायना को देखकर ही समझ गई थी कि डायना ने अभिमन्यु की जान बचाई थी अपना यौवन खोकर, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही थी। पर सारी सच्चाई यामिनी खुद डायना के मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा सवाल उससे पूछ रही थी। डायना यामिनी से नजरें चुराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं कमजोर हो रही हूँ, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना? यामिनी कहती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी डायना, इतना भड़क क्यों रही हो तुमने और अभिमन्यु ने मुझ पर भड़कने की कसम खाई है क्या? डायना चिढ़ते हुए कहती है, यामिनी कसम मैंने नहीं तुमने खाई है मुझे और अभिमन्यु को परेशान करने की। जब देखो हमें परेशान करने आ जाती हो। अब क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? यामिनी जवाब देती है, काम तुमसे नहीं डायना, अभिमन्यु से था। वो आजकल तुम्हारे साथ ही तो ज्यादा रहता है ना, इसलिए सीधे तुम्हारे पास आ गई। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें अभी से क्या काम था? यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, मैं डायना को अभी वो बात नहीं बता सकती। मुझे उससे वो बात छुपानी होगी, वरना ये मेरे काम में टांग अड़ा सकती है। ये अभिमन्यु को वो करने ही नहीं देगी जो मैं अभिमन्यु को करने बोलने वाली हूँ। यामिनी हिचकिचाहट के साथ डायना से झूठ बोलते हुए कहती है, वो कल रात मैंने तुम्हें बताया था ना डायना कि मुझे अभिमन्यु को युग बाबू की आंखों के बारे में बताना है। शायद वो उनका कुछ कर सके, बता सके कि वो कैसे ठीक होगी। तुम्हें तो पता ही है अभिमन्यु को क्या क्या पता नहीं होता है। ऐसी चीजों का तोड़ भी पता होता है जिनके बारे में हमें भी पता नहीं होता है। डायना यामिनी से कुछ कहती है उससे पहले ही यामिनी डायना के कमरे के चारों तरफ देखते हुए झट से बोल पड़ती है, लगता है अभिमन्यु नहीं आया। वो तुम्हारे कमरे में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो आए तो मुझे बता देना, मुझे उससे बात करनी है। डायना कुछ कहती नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। यामिनी वहां से जाने लग जाती है। यामिनी के जाते ही डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यामिनी की बातों और हरकतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी से कुछ और ही काम है, इसलिए रात से इतना बोराई हुई है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इसे अभी से ऐसा क्या काम है जो ये मुझे नहीं बता रही है। इस तरफ हवेली के अंदर युग हॉल में बैठा हुआ था। उसी के साथ वहाँ पर अमोदिता और रजनी भी बैठी हुई थी। अमोदिता के हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी मदद से वो युग की आंखों के अंदर देखे जा रही थी। जैसे जैसे अमोदिता टॉर्च की मदद से युग की आंखों के अंदर देखे जा रही थी, उसका डर और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसके हाथ कँपकँपाने लग गए थे। युग अमोदिता से कहता है, क्या हुआ अमोदिता, कुछ पता चला कि ये इन्फेक्शन किस चीज का है? अमोदिता युग की आंखों में देखते हुए ही परेशान होते हुए कहती है, नहीं युग जी, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि ये इन्फेक्शन किस चीज का है। मैं तो पहली बार इतनी काली आंखें देख रही हूँ। मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आपकी आंखों की पुतली कहाँ पर है और परत कहाँ। रजनी बीच में दखल देते हुए कहती है, क्या जरूरत थी युग बेटा तुम्हें उस काली बारिश में बाहर जाने की? मुझे तो लगता है ये तुम्हारी आंखें ना उस काली बारिश में भीगने के कारण काली हुई है। युग ऊब चुका था ये बात सुनते सुनते, इसलिए वो खामोश बैठा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। रजनी फिर बोल पड़ती है, पता नहीं जब जानकी दीदी को तुम्हारी आंखों के बारे में पता चलेगा तब उनकी हालत पर क्या असर पड़ेगा। उनकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, इतनी ज्यादा खराब कि दिलीप भैया को दिन भर उनकी सेवा में लगा रहना पड़ता है। वो दोनों उनके कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। युग तुरंत रजनी को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं रजनी मामी, आप बड़ी माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि उनको इस बारे में पता चले और वो मेरी टेंशन लेने लग जाए। रजनी धीरे से युग से कहती है, तुम फिक्र मत करो युग बेटा, मैं जानकी दीदी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ना ही उन्हें इस बारे में कुछ पता चलने दूंगी। वैसे भी उनको कहाँ कुछ पता चलने वाला है, दिन भर तो वो अपने कमरे में ही रहती है और दिलीप भैया भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। रजनी दिलीप की पहली बार तारीफ करते हुए कहती है, कुछ भी बोलो,
दिलीप भैया का व्यवहार भले ही बाकी सबके लिए कैसा भी हो, पर वो जानकी दीदी से सच में बहुत प्यार करते हैं, तभी तो दिन भर उनकी सेवा में लगे हैं। उनकी सेवा में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। उन्हें बस अपनी पत्नी की फिक्र है, इन सब चीजों की कुछ खबर ही नहीं है। युग को रजनी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो रजनी से कुछ नहीं कहता। मुंह बनाते हुए अमोदिता से कुछ चिढ़ते हुए कहता है, अमोदिता, तुम्हें कुछ पता चला या नहीं कि ये इन्फेक्शन किस चीज का है? कैसे ठीक होगा? मैं थक गया हूँ ऐसे बैठे बैठे, कब तक ऐसे आंखें बड़ी करके खोल कर बैठे रहूंगा? अमोदिता मायूसी के साथ कहती है, नहीं युग जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे तो आपकी काली आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी की नजर लग रही हो। सिर्फ नजर नहीं, नजर से भी बुरी चीज, तभी तो ये इतनी काली हो गई है। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से अभिमन्यु आ जाता है, जो सीधे हॉल में घुसा चला आता है। जब अभिमन्यु अमोदिता को टॉर्च लेकर युग की आंखों में झांकता हुआ देखता है तो घबरा जाता है। अभिमन्यु तुरंत युग के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेरी आंखों को क्या हुआ युग? ये इतनी काली कैसे हो गई? युग अभिमन्यु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो तू आ गया? कहाँ चले गया था तू रात में? ऊपर से तेरा फोन भी बंद बता रहा है। तुझे जरा भी खबर है हमें कितनी फिक्र हो रही थी तेरी? अभिमन्यु अपनी गलती मानते हुए युग से नम लहजे के साथ कहता है, सॉरी यार, वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था इसलिए फोन नहीं कर पाया। युग अभिमन्यु से कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु युग से पूछ बैठता है, ये तेरी आंख को क्या हुआ युग? ये इतनी काली कैसे हो गई? तू ठीक तो है ना? इतना कहकर अभिमन्यु भी युग की आंखों की तरफ देखने लग जाता है। अगले ही पल युग अभिमन्यु को सब कुछ बता देता है कि रात में क्या क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद अभिमन्यु युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुझे कुछ कुछवा नजर आया था तो तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तुम लोगों के साथ काला झाड़ी जंगल चलता। तूने मुझे एक पल में इतना पराया कर दिया कि कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची है? युग अपनी गलती समझते हुए हिचकिचाहट के साथ कहता है, अब ऐसी बात नहीं है अभिमन्यु, वो यार सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना कि मैं तुझे कुछ बता ही नहीं पाया। अगर मैं तेरे पास आ जाता तो फिर वंदना भाभी का पीछा ही नहीं कर पाता, ना फिर मुझसे माँ काला झाड़ी जंगल में टकराती। अभिमन्यु युग की बात पर गौर करते हुए कहता है, ये तो अच्छी खबर है कि चित्रा आंटी वापस आ गई है, पर समझ नहीं आ रहा वो सबके सामने क्यों नहीं आई। जितना अभिमन्यु हैरान था ये बात सुनकर कि चित्रा लौट आई है, उससे ज्यादा रजनी और अमोदिता हैरान थी, क्योंकि युग ने ये बात अभी तक उन दोनों को भी नहीं बताई थी। बस ये कहा था कि वो बारिश में बाहर चला गया था। काला झाड़ी जंगल में क्या हुआ था और वंदना के कमरे में सब बातें अब रजनी और अमोदिता को पता चली थी। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, चित्रा वापस आ गई, वो भी इतने सालों बाद, पर क्यों? और वो सिर्फ उस पागल वंदना से ही क्यों मिलती है, हमसे क्यों नहीं मिलती है? मैं भी तो आखिर सौदाइन हूँ। क्या चित्रा दीदी को पता है कि वंदना सौदाइन है? रजनी कुछ ज्यादा सोच पाती उससे पहले युग अभिमन्यु से तुरंत पूछ पड़ता है, तू कहाँ चले गया था अभिमन्यु रात? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु से बीच में टोकते हुए कहता है, युग तुझे तेरी आंखों में जलन तो नहीं हो रही है ना? युग कहता है, नहीं यार, मेरी आंखों में बस रात में जलन हो रही थी, पर अब तो पूरा सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सब चीजें और भी बेहतर दिखाई दे रही है पहले से। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या? युग हामी भरता है, हाँ यार सच में, पहले तो मुझे बारीक अक्षर पढ़ने में भी नहीं आते थे, पर अब तो मैं वो भी पढ़ पा रहा हूँ और बहुत दूर का भी देख पा रहा हूँ। अभिमन्यु अमोदिता के हाथ से टॉर्च लेते हुए कहता है, जरा दिखाना मुझे ये। अभिमन्यु अमोदिता के हाथ से टॉर्च लेता है और युग की आंखों में देखने लग जाता है। वो बड़े ही गौर से युग की आंखों में देख रहा था। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं दिखने वाला है अभिमन्यु तुम्हें भी। युग जी की आंखों में सिवाय काले रंग के और कुछ नहीं है। अभिमन्यु अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहता है, अमोदिता तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी और मुझे युग की आंखों में गौर से देखने दोगी? अभिमन्यु की ये बात कहते ही अमोदिता चुप हो जाती है। वो युग की आंखों में देख ही रहा था कि तभी उसे युग की आंखों में कुछ दिखाई देने लग जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है, ये क्या है? युग हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, क्या है अभिमन्यु, तुझे क्या दिख रहा है मेरी आंख के अंदर? अभिमन्यु युग की आंख के अंदर देखते हुए ही धीरे धीरे कहता है, तेरी आंख में मुझे कुछ हल्का पीला पीला नजर आ रहा है। युग हैरानी के साथ कहता है, पीला पीला नजर आ रहा है? क्या पीला पीला नजर आ रहा है तुझे मेरी आंख के अंदर? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही अमोदिता झट से बोल पड़ती है, तुम्हें क्या नजर आ गया अभिमन्यु युग जी की आंख में? मुझे तो सिवाय काली आंखों के कुछ और नजर नहीं आ रहा है। अभिमन्यु अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये क्या चीज है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे जहां पर पहले युग की आंख की पुतली थी वहां पर पीला हो रहा हो। अभिमन्यु के ये बात कहते ही अमोदिता झट से अभिमन्यु के हाथ से टॉर्च लेती है और युग की आंखों में देखने लग जाती है
और जो चीज अभिमन्यु ने युग की आंखों में देखी थी वही अमोदिता को भी दिखाई देने लग जाती है। अमोदिता युग की आंखों में देखते हुए ही हैरानी के साथ बोल पड़ती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे युग जी की आंख की पुतली अब काली से पीली हो रही है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, पीली हो रही है? अमोदिता हामी भरती है, हाँ युग जी, पर अभी बहुत कम पीली है आंख की पुतली, इसलिए एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। बहुत गौर से देखो तो समझ में आ रहा है कि आंख की पुतली के अंदर हल्का सा पीला रंग भी है। युग घबराते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले आंखों का पूरी तरह काला होना और अब ये पुतली का धीरे धीरे पीला होना, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? अभिमन्यु युग को हौसला देते हुए कहता है, तू घबरा मत युग, मैं हूं ना तेरे साथ। जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दोस्त हूँ तेरा, और एक दोस्त कभी अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दे सकता है। अभिमन्यु की बात सुनकर युग की जान में जान आती है और उसकी घबराहट कुछ कम हो जाती है। अभिमन्यु युग की आंख की तरफ देख ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि युग ने उसे ये भी बताया था कि तारा ने युग का हाथ पकड़कर कुछ महसूस किया था, कुछ ऐसा जिस कारण वो उसी वक्त डर से बेहोश हो गई थी। अभिमन्यु तुरंत युग से पूछता है, युग तेरा हाथ पकड़कर तारा ने क्या देखा था? तू मुझे फिर से बता सकता है? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो यार, तारा ने क्या महसूस किया था वो मुझे भी नहीं पता। उसने कुछ मुझे ठीक से बताया ही नहीं, बस आग, पानी, काला, सब कुछ यही सब बड़बड़ाती रह गई। वो दर्द से कराहने लग गई थी, सिर्फ इतना ही याद करने में, इसलिए मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अभिमन्यु धीरे से अपना सिर हिलाते हुए युग से कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? युग चुप बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता है। अगले ही पल अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, युग तू ना यहीं पर बैठ, आराम कर थोड़ी देर, मैं तारा से मिलकर आता हूँ। शायद जब मैं शांति के साथ उससे कुछ पूछूं तो वो मुझे कुछ बता दे कि तेरा हाथ पकड़कर उसने क्या महसूस किया था। युग को भी अभिमन्यु की बात ठीक लगने लग जाती है, इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहता है, और अब तू मुझसे वादा कर कि अकेले कहीं भी नहीं जाएगा, जहां भी जाएगा मुझे अपने साथ ले जाएगा। युग अभिमन्यु के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ यार, जहां भी जाऊंगा तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। कल रात ना सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे अपने साथ ले जाता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। कायर बार बार बोल भी रहा था तुझे बताने के लिए, पर मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। अभिमन्यु बड़े प्यार से कहता है, अब जो हुआ ना युग, उसे भूल जा, पर अब आगे से याद रखना, मेरे बिना कहीं मत जाना। तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है खतरा कितना बढ़ गया है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। वैसे कायर से याद आया, ये कायर और कछुआ है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, कायर तो बिंदु से मिलने के लिए चला गया है, और रही बात कछुए की तो वो तारा के कमरे में ही होगा वर्चस्विनी जी के साथ। अभिमन्यु पलट कर कहता है, अच्छा वो वहीं पर है तारा के कमरे में, तो फिर मैं भी वहीं पर जाता हूँ, उससे भी मिल लूंगा। युग कहता है, मैं भी चलता हूँ, मैं यहाँ पर बैठे बैठे क्या करूंगा। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही अमोदिता बोल पड़ती है, युग जी आप ना यहीं पर बैठे रहिए, मुझे ना अभी आपकी आंखें और अच्छे से देखनी है, क्या पता मुझे कुछ और भी दिख जाए। युग पलट कर कहता है, अब तुम्हें और क्या दिखेगा अमोदिता, जब से तो कुछ दिखा नहीं, वो तो अभिमन्यु ने गौर से देखा तब उसे दिखा। अमोदिता कहती है, युग जी बस थोड़ी देर और देखने दीजिए। अमोदिता धीरे से खुद से बड़बड़ाती है, इसी बहाने आपके साथ कुछ वक्त बिताने का मौका और मिल जाएगा, वरना वो यामिनी तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती है। अभिमन्यु जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युग के दिमाग में फिर ये सवाल आए कि वो रात में कहाँ गया था और अभी तक कहाँ था। इसलिए वो तुरंत बोल पड़ता है, युग अमोदिता सही कह रही है, तू बैठ यहीं, मैं आता हूँ तारा से मिलकर, जो भी होता है बताता हूँ ना मैं तुझे। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, हो सकता है तू तारा के उस वक्त सामने था और उसने तेरे बारे में सपना देखा था, इसलिए वो ज्यादा डर गई हो और उस वक्त कुछ बता नहीं पाई हो, पर अब बता दे। युग को भी अभिमन्यु की बात ठीक लगती है, इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु भी मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत वहां से निकलने लग जाता है। वो नहीं चाहता था युग उसे किसी और कारण से एक पल के लिए भी अब रोके। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसे तारा की और ज्यादा फिक्र होने लग गई थी जब से उसने सुना था कि तारा डरी और घबराई हुई है युग का हाथ पकड़कर।
अभी अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर कॉरिडोर तक ही पहुंचा था कि तभी वहां पर उससे यामिनी टकरा जाती है। यामिनी भी हॉल की तरफ ही आ रही थी, जो अभी कुछ पल पहले ही डायना के कमरे से निकली थी। यामिनी से टकराते ही अभिमन्यु मन में बड़बड़ाता है, इस यामिनी को भी अभी ही मुझसे टकराना था क्या? अभिमन्यु यामिनी से कुछ पूछता उससे पहले ही यामिनी उससे पूछ पड़ती है, तो तुम आ गए अभिमन्यु? मुझे तो ऐसा लगा कि तुम आ जाने ही नहीं वाले, बाहर ही रहने वाले हो। अभिमन्यु यामिनी को घूरते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे क्यों लगा यामिनी कि मैं आज बाहर ही रहने वाला हूँ? यामिनी भी अभिमन्यु को घूरते हुए ही कहती है, वो इसलिए अभिमन्यु क्योंकि कल रात में भी तो तुम बाहर ही थे ना, तो मुझे लगा कि आज रात में भी तुम बाहर ही रहोगे। अभिमन्यु यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। यामिनी फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि कल रात तुम इतनी जल्दी में कहाँ गए थे, बिना किसी को कुछ बताए? अभिमन्यु और ज्यादा चिढ़ जाता है और यामिनी पर चिढ़ते हुए ही कहता है, बिल्कुल नहीं यामिनी, तुम कुछ नहीं जान सकती हो। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, पर क्यों अभिमन्यु? अभिमन्यु चिढ़े हुए लहजे में ही कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता हूँ यामिनी, समझी तुम? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे क्या करना यामिनी? अभिमन्यु का लहजा सुनकर यामिनी समझ गई थी कि उसका दिमाग इस वक्त बहुत गर्म था और अभी उससे बहस करना बेकार था, और यदि उसने अभिमन्यु से बहस करी तो वो कभी उस बात के लिए राजी नहीं होगा जो वो उससे करवाना चाहती थी। यामिनी को अभिमन्यु से कैसे भी करके अपना काम निकलवाना था, इसलिए वो बात को बदलते हुए बड़े ही नर्म लहजे के साथ कहती है, ठीक है अभिमन्यु, अगर तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, मैं तो तुम्हें ये बता रही थी कि। यामिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही डायना वहां पर आ जाती है और हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से बोल पड़ती है, तुम कब आए अभी? डायना को देखकर यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, इस डायना की बच्ची को भी अभी आना था क्या? यामिनी जानती थी अगर अभिमन्यु डायना से बात करने बैठा तो डायना सवालों की लड़ी लगा देगी और फिर वो अभिमन्यु से बात ही नहीं कर पाएगी, वो बात जो वो कल रात से उससे करना चाहती थी। यामिनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द अभिमन्यु से बात करना चाहती थी। इसलिए अभिमन्यु डायना से कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी अभिमन्यु से हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, वो अभिमन्यु, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अभिमन्यु अपनी दोनों भवें एक साथ ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? अकेले में कुछ बात करनी है? क्या बात करनी है तुम्हें अकेले में मुझसे यामिनी? डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, इसका मतलब मेरा अंदाजा एकदम सही निकला, इस यामिनी को अभी से कुछ और ही काम है, ऐसा काम जो ये मुझे नहीं बताना चाहती है। यामिनी अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना अभिमन्यु, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, वो बात मैं सबके सामने नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर यामिनी डायना की तरफ देखने लग जाती है। अभिमन्यु समझ जाता है कि यामिनी के कहने का क्या मतलब था, वो किसके सामने बात नहीं करना चाहती थी। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, चलो अभिमन्यु, जल्दी। अभिमन्यु के दिल में भी ये बात जानने की इच्छा बढ़ गई थी कि यामिनी आखिर ऐसी क्या बात करना चाहती थी उससे जो वो डायना के सामने नहीं कर सकती थी। इसलिए वो भी बिना ज्यादा सोचे यामिनी के पीछे जाने लग जाता है। डायना वहीं पर खड़ी रहती है, वो जानती थी कि उन दोनों को रोकना बेकार था, यामिनी उसे कुछ नहीं बताने वाली थी। डायना अभिमन्यु और यामिनी को वहां से जाते हुए देख मन ही मन सोचती है, ये यामिनी ना आजकल कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है, वक्त आने पर मैं इसकी सारी होशियारी उतार दूंगी। बड़ी आई मेरे अभी को अकेले में ले जाने वाली, पता नहीं इसे मेरे अभी से ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए इसे मेरे अभी को अकेले ले जाना पड़ रहा है। यामिनी अभिमन्यु को एक कमरे के अंदर लेकर आती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। यामिनी और अभिमन्यु दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, दोनों ही एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। अभिमन्यु तुरंत यामिनी से पूछ पड़ता है, बोलो यामिनी, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, वो तुम्हें पता है अभिमन्यु, कल जब तुम नहीं थे तो युग बाबू के साथ क्या हुआ हमें ना। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, हाँ यामिनी, मुझे नीचे युग मिल गया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कल रात क्या क्या हुआ था। यामिनी बड़बड़ाती है, अच्छा युग बाबू ने तुमको सब कुछ बता दिया है? ये तो अच्छी बात है कि युग बाबू ने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है कि युग बाबू की क्या हालत है, उस काली बारिश का उनकी आंखों पर क्या असर पड़ा है। अभिमन्यु युग की हालत पर अफसोस जताते हुए नम लहजे के साथ कहता है, हाँ यामिनी, मैंने देखी है युग की काली आंख, काफी डरावनी लग रही है।
यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हमें जल्द से जल्द अब कुछ करना होगा अभिमन्यु। अभिमन्यु यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, हम क्या कर सकते हैं यामिनी? सच कहूं तो मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, हमें उस काले साए का पता लगाना होगा अभिमन्यु। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, पर हम उस काले साए का कैसे पता लगा सकते हैं यामिनी? युग ने जो कहानी लिखी थी उसमें भी हमें उस काले साए के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। और फिर अब एक चित्रा आंटी बची है जिन्हें उस काले साए के बारे में पता है। पर तुमने देखा ना, वो युग के सामने तो आई पर उन्होंने युग से एक शब्द तक नहीं कहा। और यहाँ तक कि वंदना भाभी के पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताया। बस कहा कि अमावस्या तक इंतजार करो, उसके बाद सब पता चल जाएगा। अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मुझे तो लगता है हमें अमावस्या तक इंतजार करना चाहिए। यामिनी घबराते हुए कहती है, पर अभिमन्यु, अगर अमावस्या आने से पहले उस काले साए ने कुछ और कर दिया तो? तुम देख नहीं रहे हो वो किस तरह ताकतवर हो रहा है। युग बाबू की आंख का क्या हाल हो रहा है, उनको छोड़ो। अगर उससे पहले उसने तारा को कुछ कर दिया तो? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, तो हम क्या करें यामिनी, तुम ही बताओ। यामिनी अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, उस काले साए के बारे में पता लगाने का सिर्फ चित्रा आंटी जरिया नहीं थी अभिमन्यु। एक और जरिया है जिसकी मदद से हम उस काले साए के बारे में पता लगा सकते हैं। अभिमन्यु तुरंत हड़बड़ाहट के साथ यामिनी से पूछ पड़ता है, एक और जरिया है? क्या जरिया है यामिनी?